हम बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन पढ़ रहे हैं और पहला हमने कर लिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन कर लिया है। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम जीन थेरेपी कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीन थेरेपी। क्या होती है जीन थेरेपी? जीन थेरेपी का मतलब होता है कि हम कोई अगर किसी मनुष्य के शरीर में कोई फॉल्टी जीन है तो उस जीन में जाके करेक्शन कर लें, या वो जीन को ही निकाल कर हम दूसरा जीन रिप्लेस कर दें, उसके स्थान पे दूसरा जीन अगर हम डाल देते हैं तो यह प्रक्रिया जीन थेरेपी कहलाती है। जीन थेरेपी फिर बता रहे हैं कि कोई अगर किसी मनुष्य के सेल में कोई खराब जीन है तो उस खराब जीन को करेक्ट कर लिया जाए या उस जीन को ही निकाल कर और अच्छा जीन वहाँ डाल दिया जाए तो यह पूरी प्रक्रिया जीन थेरेपी कहलाती है। एक नॉर्मल पर्सन में समझते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति में हम निकले नॉर्मल पर्सन में जो बोन मैरो होता है, जितनी भी लंबी हड्डियां होती हैं उसमें बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो क्या करता है? एडिनोसिन डाइएमाइनेज एंजाइम यानी एडीए की उपस्थिति में लिम्फोसाइट बनाता है। यानी हमारी जो बोन मैरो होते हैं, हड्डियों की बोन मैरो, यह एडीए एडिनोसिन डाइएमाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, इस एंजाइम की उपस्थिति में यह बोन मैरो लिम्फोसाइट बनाता है। और लिम्फोसाइट आगे चल के दो सेल्स बनाती है जिसे बी सेल्स या टी सेल्स कहते हैं। और ये दोनों सेल्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र है, यह दो सेल्स बनाती हैं। तो आप यहाँ से रिवर्स चले तो इम्यूनिटी कैसे बनेगी? बी सेल टी सेल से। बी सेल टी सेल को कौन बनाएगा? लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स को कौन बनाएगा? बोन मैरो। यह किसके उपस्थिति में बनाएगी? तो एडीए की उपस्थिति में बनाएगी। एक नॉर्मल व्यक्ति में यह प्रक्रिया चलती रहती है। मान लीजिए किसी कारण जो एडीए का जीन है वो खत्म हो गया, ये जीन खत्म हो गया तो यह एंजाइम भी नहीं बनेगी, एडीए एंजाइम, नो एंजाइम। तो क्या यह एंजाइम अगर नहीं है तो बोन मैरो लिम्फोसाइट बनाएगा? नहीं बनाएगा। अगर लिम्फोसाइट नहीं बनती है तो बी सेल टी सेल भी नहीं बनेगा, और दोनों सेल्स नहीं बनेगी है तो इम्यूनो सिस्टम जो होती है, प्रतिरक्षा तंत्र, वो भी गायब हो जाएगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस अवस्था को स्किड बोलते हैं। स्किड कुछ नहीं, स्किड भी एक प्रकार की एडीए ही से संबंधित रोग है। स्किड कब कहेंगे? जब किसी भी मनुष्य के शरीर में बी सेल टी सेल अगर नहीं बनती है तो वह व्यक्ति इम्यूनो सिस्टम की कमी हो जाती है उस व्यक्ति के शरीर में, और वही अवस्था स्किड कहलाती है। स्किड का पूरा नाम होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। यह पूरा इसका नाम है स्किड का, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। तो आपको इससे भी क्वेश्चन पूछी जाएगी कि स्किड से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करिए। तो हम जीन थेरेपी वाला ही टॉपिक पूरा लिखेंगे, या एडीए की कमी से एडीए के एंजाइम को ट्रीटमेंट कैसे किया गया, तब भी हम जीन थेरेपी की ही बात करेंगे। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति में हो गया और हम समझ गए कि अगर उसमें एडीए जीन नहीं पाई जाती है, यानी यह जीन अगर अनुपस्थित हो गया तो एडीए एंजाइम नहीं बनेगा। एडीए एंजाइम नहीं बनेगा तो जो बोन मैरो है वो लिम्फोसाइट को नहीं बनाएगा। लिम्फोसाइट अगर नहीं बनती है तो बी सेल और टी सेल नहीं बनेगी। दोनों नहीं बनती है तो इम्यूनिटी सिस्टम की अभाव हो जाएगी। जब वो अभाव हो जाएगी तो उस अवस्था को हम स्किड कहते हैं। तो ये जीन थेरेपी में पहला केस ऐसे आया कि 1900 में, देखिए हमने लिखा है पहला केस आया जीन थेरेपी का, पहला केस 1990। एक 4 वर्षीय जो लड़की थी जो स्किड से ग्रसित थी, इसका मतलब उसके पास एडीए का जीन अनुपस्थित था। तो वैज्ञानिकों ने उसको ट्रीट किया था। क्या किया? फ्रेश मनुष्य का एडीए लिया, एडीए का जीन आइसोलेट किया। फ्रेश मनुष्य के एडीए का जीन को आइसोलेट किया और किसमें डाला? बोन मैरो में। देखिए हमने लिखा है एडीए जीन को लिया और बोन मैरो में डाला। यह एडीए जीन जाएगी तो इसके अंदर लिम्फोसाइट बनाएगी। तो इस लिम्फोसाइट को निकाल कर वैज्ञानिकों ने क्या किया? उस लड़की के बोन मैरो में डाला। जब इसको डाला गया तो ये जाएगा तो वो क्या करेगा? बी सेल और टी सेल का निर्माण करेगा, यानी उसकी इम्यूनिटी सिस्टम फिर से बन जाएगी। लेकिन एक अस्थायी क्योर नहीं है,
यह बर्थ के बाद किया गया। अगर हम चाहते हैं, पर ठीक हो गई, लेकिन ये समस्या आपको पता है कि जो बोन मैरो है या उसके अंदर जो सेल्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद वो ख़त्म हो जाती है। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बच्ची में यह बोन मैरो या लिम्फोसाइट एक नियमित अंतराल में बार बार ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यानी ये भी ट्रीटमेंट तो किया गया, जीन थेरेपी तो की गई, लेकिन इससे अस्थायी समाधान नहीं हो पाया। हम यदि चाहते हैं कि उसका अस्थायी समाधान हो तो यही काम मुझे कहाँ करना पड़ेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब अपने मदर के यूट्रस में जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है। आपको पता है, हमने पढ़ाया है कि वहाँ होती है, एक टेक्निक यूज की जाती है एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस में उस अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो भी डिजीज होता है हम पता कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पता करके इस थेरेपी को अगर वहाँ करते हैं तो ये एक अस्थायी सलूशन हो जाएगा। लेकिन ये पहला केस स्टडी है, पहली बार उस लड़की में जीन थेरेपी करके उसके जीवन को बचाया गया, पर ये एक अस्थायी सलूशन नहीं है। अस्थायी सलूशन हम चाहते हैं तो कहाँ करना पड़ेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाकर हमें वहाँ उस रोग का पता लगाकर वहाँ जीन थेरेपी करते हैं, तो ये एक अस्थायी सलूशन हो गया। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीन थेरेपी। हर साल बोर्ड एग्जाम और हर साल नीट से भी क्वेश्चन इसमें बनती रहती है। तो आपको इस किट का पूरा नाम याद रखनी है। किस एंजाइम के कमी से हो रहा है, तो एडीए की कमी से हो रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक टॉपिक है, तो इसको आप लिख लें, और ये जो डायग्राम बनाया गया, आरेख बनाया गया, इसको भी बना लें। एप्लीकेशन इन मेडिसिन में 3 एप्लीकेशन पढ़नी थी, जेनेटिक इंजन इंसुलिन, दूसरा जीन थेरेपी, तीसरा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी आणविक निदान। क्या होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, आणविक निदान? और जब भी कोई रोग होता है तो हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें टेस्ट लिखता है। तो टेस्ट में क्या टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट होती है, यूरिन टेस्ट होती है। एक ओल्ड फैशन हो गया। अब आप क्या होती है कि हम यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं। अब किस लेवल पे काम हो रही है? हाँ, अब हो रही है मॉलिक्यूलर लेवल पे काम हो रही है, अर्थात डीएनए और आरएनए लेवल पर टेस्ट हो रही है। इसी को मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉपर इलाज हो तो इसके लिए टेस्ट भी ज़रूरी है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर टेस्ट कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? तो इस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे इलाज तभी संभव हो सकता है जब टेस्ट अर्ली स्टेज में हो जाए। तो ब्लड और यूरिन टेस्ट के अलावा अब हम आणविक लेवल पे टेस्ट को कर रहा है। तो इसके कितने तरीके हैं आणविक लेवल पर टेस्ट करने के? 3 तरीके। फर्स्ट पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दूसरा एलाइजा है, तीसरा है प्रोब। ये 3 जो हमने टेस्ट यहाँ लिखा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, यह तीनों आणविक लेवल पे काम कर रही है, यानी ये डीएनए आरएनए लेवल पे काम कर रही है। पीसीआर आपको पता है, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो डीएनए सीक्वेंस को जोड़ता है। यह किसी भी सेल्स में बॉडी के अंदर कहीं भी डीएनए आरएनए की छोटी सी मात्रा यदि उपस्थित है तो ये डिटेक्ट कर सकता है। आपको याद होगा कि हमने लिखा भी है कोरोना वायरस को। कोरोना काल में जो टेस्ट हो रही थी, आपको याद होगा कि उस टेस्ट को क्या कह रहे थे? उसको कह रहे थे आरटीपीसीआर टेस्ट। ठीक है ना, आरटीपीसीआर टेस्ट इतना एडवांस है। नाक से, क्या ब्लड हम ले रहे थे? नहीं, नाक से बस रुई कॉटन से सलाइवा को, उसके म्यूकस को निकाल कर और टेस्ट कर ले रहे थे। इतना फास्ट है। तो आज हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो पीसीआर हमारा उसमें का एक साधन है कि थोड़ी सी डीएनए की मात्रा उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, पकड़ सकता है। तो ये पीसीआर के लेवल पे काम रहे। दूसरा आता है एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे। आपने इसमें क्या ध्यान रखनी है, यह किस सिद्धांत पे काम करता है? तो एंटीजीन एंटीबॉडी के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर आपको बुखार हो जाता है, टाइफाइड हो जाती है, तो जो अच्छा डॉक्टर होता है वो किट से जांच नहीं कराता है, वो एंटीजीन एंटीबॉडी टेस्ट होता है। यानी कोई भी पैथोजन आपके बॉडी में, शरीर में जाएगा तो उसके अगेंस्ट शरीर कुछ ना कुछ एंटीबॉडी बना देती है, तो उसको डिटेक्ट की जाती है। तो ये उसी बेस पे काम करता है। मान लीजिए कोई पैथोजन गया हुआ है तो उसकी आपके शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी होगी, तो यह एंजाइम उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट, उस एंटीजन को डिटेक्ट कर लेता है। तो उसी को हम कह रहे हैं, ये किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के सिद्धांत पे काम करता है एलाइजा। इसमें कौन कौन से टेस्ट इसे करा सकते हैं? तो एड्स। पहले नंबर पर देखिए हमने लिखा है एड्स।
एड्स का सबसे प्रचलित कोई टेस्ट यदि है तो एलाइजा, एलाइजा से एड्स को पता करा जा सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी जो होती है अर्ली स्टेज में उसको भी हम एलाइजा से टेस्ट कर सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है 60 में से एसटीडी या एसटीआई भी कहते हैं इसे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एसटीआई है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो आज इस समय इसका जो नाम है एसटीआई के नाम से ज़्यादा जानते हैं। पहले इसको एसटीडी कहते थे, अब इसे एसटीआई भी कहते हैं। तो एलाइजा के माध्यम से ये 3 टेस्ट बहुत इजीली कर सकते हैं, एक तो एड्स का, दूसरा प्रेगनेंसी का और तीसरा एसटीआई का। तो ये एलाइजा उस लेवल पे काम कर रहा है। किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के सिद्धांत पे काम कर रहा है। तीसरा जो आता है प्रोब। प्रोब क्या होता है? प्रोब कुछ नहीं, वो डीएनए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड, यानी कुछ उसकी मात्रा इसकी होती है। और ये किस पे काम करता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे काम करता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री की हिंदी होती है संपूरकता। तो ये संपूरकता सिद्धांत पे काम करती है, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। आप डीएनए आरएनए पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डीएनए की मान लीजिए है ए जी सी टी यदि है तो दूसरे सीक्वेंस पे उसमें इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ए के जगह पे टी, जी की जगह पे सी, सी के जगह पे जी और टी की जगह पे ए आती है। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो जो हमारा प्रोब होता है वो वही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आरएनए डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे काम करता है। इस प्रोब के द्वारा हमारे बॉडी में कहीं भी अगर म्यूटेशन हुआ है तो उसे हम पता कर सकते हैं। तो यानी प्रोब को याद रखना है वो कौन सा काम कर सकता है, तो हम म्यूटेशन को पता कर सकते हैं। म्यूटेशन सडन चेंज हमारे बॉडी के अंदर अगर किसी जीन में म्यूटेशन हुआ है तो इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। और इसमें क्या होती है, जितने भी प्रोब हम बनाते हैं उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेवल कर देते हैं। मतलब इस रेडियो आइसोटोप को से हम जो प्रोब बनाते हैं डीएनए आरएनए का उसको लेवल कर देते हैं कि ताकि वो अगर बाइंड करे तो वो शाइनिंग दे, चमक में आए, जिससे हम आसानी से उस म्यूटेशन को पता कर पाए। तो ये प्रोब है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी एक टॉपिक है अपने आप में, जो जिसमें 3 मॉलिक्यूलर बेस की बात की गई है। पहला पीसीआर से हम करते हैं, दूसरा एलाइजा से करते हैं, तीसरा प्रोब। प्रोब 60 नंबर में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि प्रोब क्या होता है। यह डीएनए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब संपूरक सीक्वेंस। यह किसको पता लगा सकते हैं? तो सेल में हुए म्यूटेशन को पता लगा सकते हैं। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन इन मेडिसिन में तीनों टॉपिक खत्म हो गए। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसुलिन, जीन थेरेपी और तीसरा था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। 2 और रह जाते हैं, एक ट्रांसजेनिक एनिमल और दूसरा एथिकल इश्यू। तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसको नोट कर लें। धन्यवाद।